तो आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बेस थ्योरम, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या होता है, कोई आइडिया? देखो मान लो कि मेरे पास कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है एस, है ना, ये कोई यूनिवर्सल सेट है और इसके हम मान लो कि n पार्टीशंस कर दें ऐसे, सपोज कर लो ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं, दैट इज A1 A2, बात समझ में आ रही, A3 A4, ऐसे ये सारे पार्टीशन है, लास्टली लेट इट बी AN। तो इसके n पार्टीशंस हमने कर दिया। ये n पार्टीशंस बेसिकली n डिफरेंट इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज A1 A2 A3 अप टू AN। और ये सारे AIs जो हैं, ऑल AIs जो हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। क्या मतलब होगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ऑल एआईज? मतलब कि किसी भी एआई इंटरसेक्शन एजे जो है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज बिकम अ 5 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन। यही हो जाएगा अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो, है ना, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली अगर नहीं करेगा इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? एग्जॉस्टिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, ये पूरा आपको एक यूनिवर्सल सेट मान लो S से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस S को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है ना। तो अब हमने मान लिया कि ये जितनी भी AIs हैं आपकी, है ना, तो ये सारे AIs म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। ये मेरी बेस थ्योरम की बेसिक कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? ऑल द AIs आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक, अब इसमें हमने एक ऐसा मान लो कि एक इवेंट लिया जो कि A है, एक इवेंट A है जो इसमें से ऐसे पास कर रहा है और इसको मैंने नाम दिया A। ठीक है, एक इवेंट A है। तो अब जरा देखो A जो है वो उसका कुछ पार्ट A1 से A2 से A3 से A4 से ऐसे सबसे ये पास होके जाएगा। A जो है दैट विल पासेस थ्रू ईच एंड एवरी वन। तो मतलब इस A का हर एक के साथ इंटरसेक्शन होगा। अब ये ना फिगर में है कि A1 से सर तो नहीं है, मतलब इट इज गोज फ्रॉम एवरीवेयर। एग्जैक्टली फिगर को मत उस तरह से लीजिए, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं है तो वो चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर है तो उसकी वैल्यू हमको मिलेगी। तो अब आपको निकालना हो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हाइल A1 हैज अकर्ड, मान लो, तो ये कैसे निकालते थे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी A1, ये होता है, यस और नो। और साथ ही साथ हमको यह भी मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हाइल A हैज बीन अकर्ड, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये चीज हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है। ठीक है, अब जितने मेरे AIs थे इन सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हमको पता है। P ऑफ AY हम लोग ने यहां पे निकाला था ना कि यहां पे A1 A2 A3 AN है, तो सारे P ऑफ AIs इनकी प्रोबेबिलिटी वी नो वेरी वेल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 up to probability of AN, these all are known to us।
इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम होगी, जितनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। क्लियर है ना। बेस थ्योरम में आपसे क्या कहा जाता है, जो आउटकम होता है वो हमको मालूम होता है, हमको बैक कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो आउटकम मालूम है और बैक कैलकुलेशन करनी है, कि मतलब मेरा कोई एक इवेंट ए है, तो आउटकम हमको क्या है कि वो इवेंट हो रहा है, अब प्रूफ करो, फाइंड आउट करो कि ये A1 से हुआ है, या फाइंड आउट करो कि ए तो हैपन हो गया लेकिन ये AK से हुआ था या A3 से हुआ है। इज दैट क्लियर। ये हमको बेस थ्योरम में निकालना होता है। तो मतलब हमें बेस थ्योरम में क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI व्हाइल A हैज बीन अकर्ड। मेरा आउटपुट क्या है, A, ये हमको मालूम है कि ये हो रहा है, प्रूफ करो कि ये AI से हुआ है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इज दैट क्लियर। ये कंडीशनल थ्योरम मेरा कहेगा। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, हमको मालूम है कि S जो है, दिस S इज नथिंग बट इट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN है। ये थे, है ना। अगर हमको A निकालना है तो मैं A को लिख सकता हूं कि A इज नथिंग बट इट इज A इंटरसेक्शन S। कोई भी सेट जो होगा वो सेट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है, ऑब्वियसली। ओके, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी A लिखनी है तो दिस प्रोबेबिलिटी A इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S। ओके, अब जरा देखो S क्या है, यहां पे जरा गौर करना। इसको मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन, और S की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट इट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN। इज दैट ओके। तो ये चीज देखो तुम्हारी क्या बनेगी, A इंटरसेक्शन A1 यूनियन A इंटरसेक्शन A2 यूनियन A इंटरसेक्शन A3, यस और नो, यूनियन A इंटरसेक्शन AN। क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है, A की। दिस इज द वैल्यू ऑफ A, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑल। बोलो। तो मतलब कहने का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 यूनियन A इंटरसेक्शन A2 यूनियन A इंटरसेक्शन A3 यूनियन A इंटरसेक्शन AN। हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये जितने भी इवेंट्स हैं, दैट इज A इंटरसेक्शन A1 A इंटरसेक्शन A2 A इंटरसेक्शन AN, ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, होंगे कि नहीं, है ना। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमने पढ़ा है कि A यूनियन B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B के बराबर होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी A जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, A इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन AN। ये चीज जो है ये कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो इवेंट A जो मेरा आउटकम आना है ना, वो हर एक से आएगा, A1 A2 A3 अप टू AN से, और उन सब का सम तुमको वो टोटल A की प्रोबेबिलिटी देगा जो मेरा आउटकम है ना। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसको समझेंगे। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो इसी का यूज मैं यहां पे कर रहा हूं इस वाले में। हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI व्हाइल A हैज बीन अकर्ड इज A इंटरसेक्शन AI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी A, और प्रोबेबिलिटी A की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, दिस टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI व्हाइल A हैज बीन अकर्ड इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन AN। यस और नो? बोलो भाई, है ना। अब देखो तुमको ये मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, अब मान लो ये कि तुमसे A1 का पूछ ले या A2 से पूछ ले, कुछ भी, है ना। लेट फॉर एग्जांपल वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी A2 while A has been occurred, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी A, जो मैं यही चीज लिख दूंगा। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी A2 while A has been occurred, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A while A2 has been occurred, लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई, अब देखो प्रोबेबिलिटी A, ये सारी चीजों को मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A while A1 has been occurred प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A while A2 has been occurred, बोलो, प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A while AN has occurred, और ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 while A has been occurred। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। तो यही आपकी क्या कहलाती है, बेस थ्योरम, है ना, जिसमें ये डिनोमिनेटर जो है, जो टर्म मैंने यहां दिया था, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, और इस टोटल प्रोबेबिलिटी को तुम ऐसे भी यहां पे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब ये क्या कह रहा है, A जो है वो A1 से भी है, A2 से भी है, A3 से भी है, तो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल A1 से प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इट कम फ्रॉम A2 प्लस प्रोबेबिलिटी AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल इट कम्स फ्रॉम AN। तो ये है तुम्हारी टोटल, एंड दिस इज योर बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम होगा, है ना। तो बेस थ्योरम में बेसिकली चीज क्या रहती है, बेस थ्योरम में बेसिक क्या होता है, हमको आउटपुट मालूम होता है और फिर वो किस जगह से आउटपुट आया है, बैक कैलकुलेशन पे हमको ये चीज कैलकुलेट करनी होती है ना। और जबकि टोटल थ्योरम में क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी में तुमसे क्या पूछता है, जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है ना। देखो यहां पे तुमसे किसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में तुम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की, जो कि मेरा आउटकम था, इसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी में। और बेस थ्योरम में तुमने क्या चीज निकाला, आउटकम मेरे को मालूम है और वो किस इवेंट से आएगा, इस चीज की कैलकुलेट करते हैं। तो आउटकम की प्रोबेबिलिटी मालूम होती है, वो किससे आया है इस बारे में हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस इज योर बेस थ्योरम। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो ये हम लोग को यूज करना होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पे बेस्ड, है ना। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो नाउ सी 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल्स व्हेन फर्स्ट यूज्ड इज 0.1, है ना। तो वो कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो फेल कर जाता है जब, तो उसके फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज 0.1। अगर प्रोबेबिलिटी फेल्योर की 0.1 है तो नॉट फेल करने की क्या हो जाएगी, 0.9। तो प्रोबेबिलिटी मान लो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें ई से, जो नहीं फेल कर रही है, तो दैट इज 0.9। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव हैं, है ना। हमेशा याद रखना कि बेस थ्योरम में जब भी तुम अप्लाई कर रहे हो तो या टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें जो इवेंट होती हैं वो जब A1 A2 AN हमारे पार्ट्स होते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये तो तुम्हें मिल गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। इफ इट डज नॉट फेल इमीडिएटली द प्रोबेबिलिटी दैट इट लास्ट फॉर 1 ईयर इज 0.99। अब वो कह रहा है कि अगर ये फेल नहीं होती है
तो 1 साल तक चलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.99। तो हम मान लेते हैं कि एक इवेंट है ए जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 ईयर तक चलेगा, 1 ईयर लास्ट करेगा। इज दैट ओके? तो अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इट लास्ट फॉर 1 ईयर, है ना, है ना, इफ इट डज नॉट फेल, अगर ये फेल नहीं है तो दिस इज 0.99। बोलो भाई, है ना। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू कंपोनेंट विल लास्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 साल तक पूरा चले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। यानी तुम्हें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ए। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी? टोटल थ्योरम से आ गई कि पहला कि प्रोबेबिलिटी ए वाइल ई इंटू प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी जबकि वो ना फेल हो, जब उस नॉट फेलियर यानी सक्सेस की, प्लस ये किससे आएगी? प्रोबेबिलिटी ए वाइल इट हैज बीन फेल्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बोलो भाई, यही तो है टोटल थ्योरम कि प्रोबेबिलिटी ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए वो A1 से आए इंटू प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए A2 से आए, वो किस किस पोर्शन से आ सकती है ये चीज तुम्हें निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया टोटल थ्योरम पे? इज दैट क्लियर? प्रोबेबिलिटी ए वाइल इट हैज बीन सक्सेस कितना है? 0.99 इंटू प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ए वाइल एफ। ये आपको दिया नहीं है, है ना, कि वो फेल कर गया तो वो 1 साल तक तो चलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। अब 0 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 0.99 इंटू 0.9, 0.891, है ना। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू कंपोनेंट विल लास्ट फॉर 1 ईयर। तो इट इज बेस्ड ऑन टोटल थ्योरम। नहीं समझ में आया, है ना, टोटल थ्योरम पे बेस्ड था। तो एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो नया क्वेश्चन है। देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग्स हैं, है ना, वन ऑफ विच कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। तो एक बैग में है क्या क्या है? 3 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल्स, while the other contains 4 black and 3, दूसरे ब्लैक में बैग में 4 ब्लैक हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। ये बैग 1 है और ये बैग 2 है ना। ओके, ए डाई इज कास्ट इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप, मतलब कहता है एक डाई को फेंका गया, अगर 1 या 3 आता है ना, ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तब वो फर्स्ट बैग से सेलेक्ट करेगा। तो अब जरा ध्यान दो, अब यार यहां क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले 1 और 3 अगर आएगा तो मैं फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करूंगा, तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की चांस कितने हो गए? 2/6 है ना, क्योंकि 1 और 3 यानी 2 फेवरेबल और 6 मेरे आउट सैंपल स्पेस में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग को मैं 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट बैग, इज इट। इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6, दैट इज 1/3। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की 4/6, दैट इज 2/3 होगा। अब देखो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गए, है ना, क्लियर है? ओके, ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, if any other face turn up, a ball is chosen from the second bag, second bag की probability आ गई। find the probability of choosing a black ball। अब कह रहा ब्लैक बॉल हो, जो एक बॉल तुमने ली है, ये क्या है? ब्लैक बॉल। आउटकम तुमको क्या उसने कहा? ब्लैक बॉल की है ना। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। इज दैट ओके? अब सोच के बताओ कि ब्लैक बॉल कहां कहां से आ सकती है? वो फर्स्ट बैग से भी आ सकती है या सेकंड बैग से भी आ सकती है। तो तुम यही तो कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल इंटरसेक्शन फर्स्ट बैग से आ जाए और प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल इंटरसेक्शन सेकंड बैग से आ जाए। यस और नो? यही तो है, इन्हीं जगह से तो आ सकती है। इसका क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइल इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग,
प्लस प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइल इट इज फ्रॉम सेकंड बैग। इज दैट क्लियर? फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बॉल 3/7। नहीं समझ में आया? प्लस सेकंड बैग की 4/7। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/21। यस और नो? तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/21। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? दिस इज द बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट बेस थ्योरम, इट इज फ्रॉम टोटल थ्योरम, है ना? टोटल प्रोबेबिलिटी, तुमको ब्लैक बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली गई। क्लियर है कि नहीं? है ना? जिसमें आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है वो किसका है? टोटल थ्योरम। जिसमें आउटकम की मुझे मालूम है और मुझे बैक कैलकुलेशन करा रहा है, दैट इज बेस थ्योरम। और हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम बेस थ्योरम के क्वेश्चन में एक वर्ड हमेशा यूज होगा, इज फाउंड टू बी। क्या? अभी जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें देखोगे तो क्वेश्चन में ज्यादातर वर्ड लिखा रहता है कि इज फाउंड टू बी, तो मतलब दैट इज फ्रॉम बेस थ्योरम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन अर्न कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ओके, ए फेयर डाई इज रोल्ड अप एंड द नंबर ऑफ द बॉल्स आर चूजन फ्रॉम द अर्न। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सेलेक्टेड आर व्हाइट। अब देखो वो कह रहा है 6 व्हाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल है। 6 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक हैं। तुमसे क्या निकलवा रहा है? बॉल सेलेक्टेड आर व्हाइट, यानी कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाइट की। टोटल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है व्हाइट बॉल की, है ना? अब देखो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है? डाई को तुमने थ्रो किया, अब उस पे कह रहा है कि जो नंबर आएगा वही बॉल निकाली जाएंगी। जैसे मान लो तुमने थ्रो किया 2 आया, तो कितनी ब्लैक निकालोगे? व्हाइट निकालोगे 2। अगर तुमने थ्रो किया, अगर आ गया 5, तो व्हाइट कितनी निकालोगे? 5। इज दैट क्लियर? है ना? क्या कह रहा है देखो यहां पे, ए फेयर डाई इज रोल्ड एंड दैट नंबर मतलब जो नंबर आया, of the balls are chosen from the bag. Is that okay? Yes. बोलो भाई, है ना? तो अब देखो डाई को थ्रो करना एक इवेंट होगी, यस, है ना? और उसके बाद उतने नंबर ऑफ व्हाइट बॉल को सेलेक्ट करना सेकेंड इवेंट होगी। क्लियर है? तो किसी भी डाई को थ्रो करने के लिए कोई भी नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। इज दैट क्लियर? है ना? तो प्रोबेबिलिटी मान लो AI इज इक्वल टू ये 1/6 होगी। AI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी नंबर डाई पे कास्ट हो, प्रोबेबिलिटी एनी नंबर दैट कास्ट ऑन डाई, है ना? और जो नंबर होगा उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट फ्रॉम व्हाइट, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम AI's नंबर, है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि AI क्या आया। अब ये सारे AI's 1/6 हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे, कोई एक ही नंबर आ सकता है। तो 1/6 बात को समझना, इनटू प्रोबेबिलिटी व्हाइट जब डाई पे 1 आया, प्लस 1/6 प्रोबेबिलिटी व्हाइट जब बैक पे 2 आया होगा। ऐसे 1/6 प्रोबेबिलिटी व्हाइट जब डाई पे 6 आया होगा। इज दैट ओके? तो 1/6 तो कॉमन आ गया। व्हाइट A1, तो मतलब एक बॉल सेलेक्ट करी, तो एक बॉल सेलेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 6C1/10C1 प्लस 2 6C2/10C2। नहीं हो जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना? प्लस 6C3 समझ में आ रही है बात? और लास्टली कितना होगा? 6C6/10C6। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल के होने की। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना? ओके।